Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 1st of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 1 जनवरी 2023। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कहाँ पर है, ये एग्जैक्टली लोकेटेड अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन मेंशन करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये मत पूछना इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, ठीक है। मैं चलो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद आप खुद से यहाँ पर सर्च करके इसका आंसर देना। इंटरनेशनल डेट लाइन बेसिकली आपको नॉर्थ से साउथ के बीच में एक लाइन, ऐसी इमेजिनरी लाइन देखने को मिलती है, और वो लाइन जो है ना वो हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट को जो है डिवाइड करने का काम करती है। तो ये जो लाइन है आप बीच में, इस लाइन के बिल्कुल पास में कौन सा स्ट्रेट है, स्ट्रेट बेसिकली जो कि दो समुद्र के हिस्से को अलग करता है। तो कौन सा स्ट्रेट यहाँ पर इसके जस्ट पास में देखने को मिलता है, ऑप्शन ए बोलता है मलक्का स्ट्रेट, ऑप्शन बी बेरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन सी स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से ग्रो करो, पूरे साल में बहुत मेहनत करो और जो भी आप चाहते हो आपको वो हासिल हो, बस खाली मैं यही प्रार्थना करूंगा। और बस मेहनत करते रहो यार, मेहनत जो है ना वो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही आपको आगे बहुत ज़्यादा काबिल बनाने वाली है और उसका कोई ऑल्टरनेट, कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। आपको हार्डवर्क करना ही है, चाहे कैसे भी करो। एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना, देखो आप सभी लोग एस्पिरेंट्स हो तो फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी में टाइम। हम लोग कभी कभी टाइम को इतना वैल्यू नहीं करते हैं, जिसके चक्कर में टाइम ना ऐसे ही निकल जाता है और फिर उस टाइम में जो किया जा सकता था वो हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, और फिर काफ़ी देर हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, जो आपका एक एक मिनट है उसको यहाँ पर देखना है कि मैं कहीं पर भी वेस्ट ना करूँ। और वो बहुत अच्छा तरीका ये होगा कि आप रोज़ाना के बेसिस पर अपनी शेड्यूल को सेट कर सको, है ना। एक रात पहले अपना पूरा शेड्यूल तैयार कर लो कि मैं मॉर्निंग में इतने बजे उठूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये, इतने बजे से इतने बजे तक ये, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अपना आप को बिल्कुल कठोर बना लो कि हाँ यार ये मुझे फॉलो करना ही करना है। एक डिसिप्लिन आ जाएगा लाइफ के अंदर ना, तो बहुत जो सारी चीज़ें होती हैं ना वो बहुत आसान हो जाएंगी। आप भी सोचोगे हाँ कि यार मैं ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे से चीज़ों को आराम से फॉलो कर पा रहा हूँ, और आपको ही चीज़ें वो सपोर्ट कर रही होंगी। तो लाइफ में टाइम की वैल्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर होता क्या है कि पढ़ाई करते करते एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और वो जो ब्रेक है वो इतना बड़ा ब्रेक बन जाता है कि भाई उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई दोबारा होती नहीं है। ऐसा अक्सर होता रहता है, सभी लोगों के साथ में कॉमन है। बट कोशिश करो कि फालतू में आपका जो टाइम है बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, आप आराम से उसका प्रॉपरली यूज़ कर सको। बाकी आप लोगों का 2023 का क्या रेजोल्यूशन प्लान रहने वाला है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग टाइप कर सकते हो क्या। चलो प्लान तो सबके बहुत बड़े बड़े होंगे, एक अल्टीमेट गोल क्या रहने वाला है कि 2023 के अंदर मेरा अल्टीमेट गोल यही है, मुझे ये चीज़ अब की बार करनी ही करनी है। वो गोल क्या है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग मेंशन करिए। चलो आते हैं फ्रंट पेज पर। तो फ्रंट पेज पर आज सबसे पहला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी जो थंबनेल वाला आर्टिकल है ना उसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रंट पेज पर जो ये आर्टिकल है लंबे समय से न्यूज़ में देखने को मिलेगा, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से लिंक कर पाओगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिंक किया जा सकता है।
हुआ क्या है, एमजी नरेगा ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर महीने लगभग 10-12 बार तो हम डिस्कस कर लेते हैं। हर महीने कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण की वजह से न्यूज़ में आ जाता है। पिछले कुछ समय से लगातार क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर ढेर सारे इश्यूज़ देखने को मिले हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम क्या आई है कि एमजी नरेगा के अंदर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको जो उनके वेजेस जो मजदूरी हैं वो बहुत ज़्यादा देरी से दी जा रही है। इनफैक्ट यहाँ पर पिछले कुछ साल की वेजेस हैं वो अभी तक यहाँ पर आप कह सकते हो डिसबर्स नहीं करी गई हैं। तो काफ़ी सारे केसेस ऐसे नज़र आए। फिर उसके बाद में दूसरा एक इशू निकल कर आया कि अभी एमजी नरेगा के अंदर अटेंडेंस वाला जो सिस्टम है वो लेकर आया जा रहा है ना। एक मोबाइल एप्लीकेशन से अटेंडेंस देनी पड़ेगी वर्कर्स को। इस वजह से भी यहाँ पे रिसेंटली ये न्यूज़ में था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिरकार क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से एमजी नरेगा न्यूज़ में था। आज जो कारण है वो थोड़ा सा और अलग है। आज क्या कारण है, एमजी नरेगा स्कीम के अंदर में जो काम करने वाले लोग हैं वो वेमेन भी हैं और मैन भी हैं, यानी मेल यानी जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं दोनों के लिए यहाँ पर ये जो स्कीम है वो वर्क करती है। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि साल 2022-23 के अंदर में यानी पिछले साल एक रिकॉर्ड तोड़ डेटा निकल कर आया है। डेटा यहाँ पर ये निकल कर आया है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में कई सारे राज्यों से यहाँ पे पुरुष से ज़्यादा जो संख्या है इस स्कीम के अंदर में वो महिलाओं की है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली कारण है जिसकी वजह से एमजी नरेगा न्यूज़ में है। आओ मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से लेकर चलता हूँ आखिरकार क्या क्या यहाँ पर सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बोला गया कि जो वेमेन वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में एमजी नरेगा के अंदर में, एमजी नरेगा क्या मैं आपको बता देता हूँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो पिछले 10 सालों में आप देखोगे इतना ज़्यादा हमने वेमेन का इन्वॉल्वमेंट देखा नहीं इस स्कीम के अंदर जितना 2022-23 के अंदर यानी पिछले साल देखने को मिला है। ठीक है ना। और जो हमारे पास में ये जितना भी डेटा आया है ये किस बेसिस पर बोला गया कि हाँ वेमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो ये एक डेटा के बेसिस पर बोला गया है जो कि स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर आया गया है यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की साइड से। ठीक है। उन्होंने मेंशन किया कि 57.8% जो वर्कर्स हैं अब की बार इस स्कीम के अंदर में वो बेसिकली वेमेन हैं। और 2012-13 से जब आप इसको कंपेयर करोगे अभी 2022-23 के अंदर मतलब पिछले साल से कंपैरिजन करोगे तो कहीं ना कहीं वेमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब की बार एक हाई लेवल का पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। टोटल 15 राज्यों में से 14 राज्यों के अंदर आप देखोगे तो पुरुष से ज़्यादा महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में। ठीक है ना। अब यहाँ पे बोलोगे कि 15 राज्यों में से 14 राज्यों के, ठीक है, बाकी एक राज्य कौन सा बचा, एक राज्य बचा केरला। केरला के अंदर में आप देखोगे जो वेमेन का पार्टिसिपेशन है ये थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है महिला के पार्टिसिपेशन के अंदर, ऐसा बोला गया। क्योंकि केरला में क्या हो रहा है, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रीज़न यहाँ पर मेंशन किया गया है कि लोग जो वहाँ पे काम करना पसंद कर रहे हैं ना वो इस स्कीम से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे ओपन मार्केट में काम करना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि स्कीम किस लिए, ये बेसिकली अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, जिनके पास में कोई स्किल नहीं है उनको मजदूरी देना और यहाँ पर उनको काम प्रोवाइड करवाना और उसके बेसिस पर यहाँ पर उनको वेजेस मिलते रहते हैं। लेकिन बोला यह गया केरला के अंदर में जो ओपन मार्केट है वहाँ पर थोड़ा अच्छा पैसा मिल रहा है, यानी कि जो भी वर्कर्स हैं उनको इस स्कीम से ज़्यादा पैसा ओपन मार्केट में मिल रहा है। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर ओपन मार्केट में थोड़ा ज़्यादा है, इस स्कीम में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो ये कारण की वजह से वेमेन का पार्टिसिपेशन भी थोड़ा सा कम हो जाता है केरला के अंदर में। तो आई होप आपको यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर डेटा है वो क्लियर हो गया, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। ये तो हमने पढ़ लिया करंट इशू यानी करंट अफेयर जो कि यहाँ पे अभी न्यूज़ में है। करना क्या है, इसको आपने स्टैटिक पोर्शन से लिंक करना है, बैकग्राउंड डेटा से लिंक करना है, जहाँ से सवाल पूछा जाएगा। सवाल इस आर्टिकल में से कहीं नहीं पूछा जाएगा। करना क्या है कि आपको इसका बैकग्राउंड यानी कि एमजी नरेगा स्कीम के बारे में जानना है। क्योंकि मैंने बोला जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, योजना है, मिशंस हैं, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। हर साल एग्जामिनेशन के अंदर कहीं ना कहीं सवाल आता है। ठीक है। तो आओ समझते हैं एमजी नरेगा एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको इस स्कीम के बारे में नहीं बताया। तो फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म है। ये पहले ना ये इस नाम से नहीं जाना जाया करता था, पहले इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में यहाँ पर इसके आगे महात्मा गांधी लगाया गया। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो पूरा एक्ट है ये 2005 में आता है। 2005 से यहाँ पे आप देख पाओगे जो स्कीम है वो लगातार वर्किंग में देखने को मिलती है। ये जो स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे सवाल बहुत डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के अंदर में ये मिनिस्ट्री काम करती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है कि इसके अंदर कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है, मतलब कौन कौन इस स्कीम के अंदर काम कर सकता है। तो हर एक एडल्ट मेंबर, ध्यान रखना, हर एक एडल्ट मेंबर जो कि 18+ है किसी भी एरिया से, वो बेसिकली यहाँ पर एलिजिबल है, वो यहाँ पर जॉब ले सकता है। अब यहाँ पे जो काम दिया जाता है ना वो मिनिमम 100 डेज़ का दिया जाता है। मिनिमम 100 दिन की मजदूरी दी जाती है। अब मजदूरी कैसे दी जाएगी, जब उनसे यहाँ पर काम करवाया जाएगा।
ठीक है। तो 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी देता है ये एमजी नरेगा स्कीम, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर ये जो हमारी गांव वाले एरियाज़ हैं, शहर वाले एरियाज़ हैं, उनको भी कवर करता है। ज़्यादातर यहाँ पे आपको अनस्किल्ड वर्कर्स देखने को मिलेंगे जिनके पास में प्रॉपर स्किल्स नहीं है, वही यहाँ पर लेबर का काम करते हैं। तो 100 डेज़ का काम प्रोवाइड करवाता है और उसके बेसिस पर उनको वेजेस मिल जाती हैं। ये ध्यान रखना, मिनिमम 100 दिन है। अगर काम बढ़ता है तो इस काम को और बढ़ावा भी दिया जा सकता है और लंबे समय तक उन लोगों को काम दिया जा सकता है, ठीक है। ये बात हो गई एमजी नरेगा के बारे में। स्कीम के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात आती है कि देखो पिछले कुछ समय में इस स्कीम के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स नजर आई हैं। तो आपसे डायरेक्टली इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है कि आखिरकार एमजी नरेगा स्कीम के अंदर क्या क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखो एक प्रॉब्लम लंबे समय से यह है कि यहाँ पर जो वेज रेट है वो बहुत कम है, यानी मजदूरी जो दी जा रही है ना, इसका स्तर बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। इवन हमारे पास में साल 2017 का एक डेटा है जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस लेकर आया था, यानी एक ऑफिशियल डेटा है। इस डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग वहाँ पर जो मेन है, जो पुरुष हैं, उनका जो दिन का वेज मिल रहा था वो था 264 रुपीज़ और वेमेन को मिल रहा था 205 रुपये। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जेंडर गैप भी देखने को मिला है, यानी कि पुरुष को ज़्यादा मिल रहा है और महिलाओं को कम मिल रहा है। जबकि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि महिलाओं ने पुरुष से ज़्यादा काम किया है। तो यहाँ पर बेसिकली जो इक्वालिटी है वो नहीं नज़र आती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इशू निकल कर आता है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में। क्लियर हो गई बात। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग। यहाँ पे हमने देखा है पिछले लंबे समय से इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर हमेशा पैसे ही खत्म हो जाता है। अब पैसे की जब कमी पड़ जाती है ना, तो फिर लोगों को ये मजदूरी नहीं दे पाते, उनसे काम करवा लेते हैं, मजदूरी जाती नहीं लोगों के पास में, और फिर लोगों को वेट करना पड़ता है, कई कई महीने वेट करना पड़ता है, उनके पास में मजदूरी नहीं पहुंचती है। ऐसा हमने दिवाली के टाइम पर भी देखा था कि मतलब 2-2 3-3 महीने तक यहाँ पे उन लोगों को वेट करना पड़ा, उनकी वेजेस के अंदर डिले देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। अब यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं यार, रोज़ाना के बेसिस पर कमा रहे हैं और उनको रोज़ाना रिक्वायरमेंट होता है पैसे का, लेकिन वो इतना लंबा समय वेट थोड़ी ना कर सकते हैं। इस वजह से लोगों का ट्रस्ट भी इस स्कीम के अंदर से खत्म हो रहा है। और मैंने एक आर्टिकल और डिस्कस किया था पिछले कुछ दिनों में, आपको पता होगा कि लोग जो है ना इस एमजी नरेगा से शिफ्ट हो रहे हैं। एक समय था जब यहाँ पे एमजी नरेगा की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, काफ़ी सारे लोग काम कर रहे थे, बट अब यहाँ पे लोग छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है। तो एक कारण वो भी था। तो 3-4 कारण तो मैंने आपको बता दिए हैं जिस वजह से यहाँ पर ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, करना ये होगा कि देखो प्रॉपरली लोगों को वर्क प्रोवाइड करवाया जाए। इस स्कीम को मजबूत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको देखो जेंडर वेज गैप को पूरा करना होगा। यानी कि आप यहाँ पे पुरुष को ज़्यादा पैसा दे रहे हो, महिलाओं को कम दे रहे हो, जबकि कई कई केसेस में महिलाएं ज़्यादा काम कर रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली आपको अमाउंट जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करवाना होगा उनके काम के हिसाब से, ऐसा यहाँ पर मैंशन किया गया है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये आपने एमजी नरेगा पढ़ लिया, मेंस के लिए क्या पॉइंट्स बन सकते हैं वो आपने समझ लिया। अब मैं आपको चेक करवाता हूं कि आखिरकार ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट था। यूपीएससी ने इवन साल 2011 में एक सवाल पूछा था इसी एमजी नरेगा से संबंधित। क्या यहाँ पे सवाल था? सवाल ये था कि अमंग द फॉलोइंग हु आर द एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द एमजी नरेगा गारंटी एक्ट, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से अगर हम बात करें तो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर एलिजिबल हैं, जो इस पर्टिकुलर स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कि एडल्ट मेंबर्स जो केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के वही लोग एलिजिबल होंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो केवल यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन है वही लोग अवेलेबल होंगे, वही लोग बेसिकली एलिजिबल होंगे। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है कि जो एडल्ट मेंबर्स हैं बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के केवल वही लोग एलिजिबल होंगे। या फिर ऑप्शन डी बोलता है एडल्ट मेंबर्स किसी भी कैसे भी घर के हों वो सब लोग एलिजिबल होंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया था यही वाला कि ऑप्शन डी जो है इसका वो सही आंसर है। एडल्ट मेंबर्स वो किसी भी हाउस होल्ड के हों, सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत काम करने के लिए, इस पर्टिकुलर स्कीम के बेनिफिट्स को लेने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग अपने थंबनेल वाले आर्टिकल को। जैसे मैंने मेंशन किया था कि अभी हम थोड़ी देर में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दुनिया का सबसे जहरीला सांप जो है वो अभी के समय पर न्यूज़ में देखने को मिलेगा। कई सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर यहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं। मैं आपको आर्टिकल्स दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुको, क्योंकि सोर्सेज दिखाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कई सारे आर्टिकल्स के अंदर चर्चा की गई है दुनिया के सबसे ज़्यादा जहरीले सांप के बारे में। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्या है ये जानते हैं। देखो इस जो सांप है ना, इसका जो नाम है वो है इनलैंड टाइपन। क्या नाम है? इनलैंड टाइपन। तो ये न्यूज़ में आया क्योंकि इसके ऊपर एक रिसर्च की गई, इसका जो जहर है उसके ऊपर रिसर्च की गई और रिसर्च करने के बाद यहाँ पर पता लगाया गया कि एक सबसे खतरनाक ये जहर है। इवन यहाँ पर ये जहर ऐसा है कि इसका जो एक बाइट है वो कहीं ना कहीं 100 लोगों की जान ले सकता है। यानी एक बाइट के अंदर जो जहर है ना वो 100 लोगों की जान ले सकता है। इतना ज़्यादा खतरनाक और इतना ज़्यादा वेनोमस स्नेक ये देखने को मिलेगा, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था।
तो हुआ ये रिसेंटली कि जो स्कूल ऑफ केमिस्ट्री है यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, तो इन्होंने यहाँ पर इस इनलैंड ताइपन को दुनिया में जो टॉप 10 डेडली स्नेक्स हैं उस वाली कैटेगरी में रख दिया है और इसको फर्स्ट कैटेगरी के अंदर लेकर आया गया। तो इसी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में, क्योंकि रिसेंटली ये टॉप 10 डेडली स्नेक्स की कैटेगरी में ऐड किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो इनलैंड ताइपन, इसका साइंटिफिक नेम क्या है ये ज़रूर ध्यान रखना, आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम है ऑक्सीयूरेनस माइक्रोलेपिडोटस। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका एक साइंटिफिक नेम देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जब रिकॉर्ड किया गया इसका जहर, तो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो इसका जहर यहाँ पर देखने को मिलता है एक बाइट के अंदर में, अगर ये एक बार काटे तो एक बाइट से लगभग 110 mg के आसपास यानी 110 मिलीग्राम के आसपास यहाँ पर जहर निकल कर आया है, जो कि इनफ है कि लगभग 100 लोगों को मार दे, 100 लोगों के साथ साथ 2.5 लाख चूहों को मार दे। इतना ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक इसका ये जो विनोम है वो देखने को मिलता है। और कई बार यहाँ पर आप देखोगे कि कई सारे ट्विटर हैंडल इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये टॉप 10 डेडलीस्ट स्नेक्स के अंदर में ऐड हो चुका है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। इवन यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये भी उसी वाले स्नेक का है। ये बेसिकली उसकी आइज़ हैं, ठीक है, इसको आइज़ ऑफ डेथ बोला गया है और ये उसी सांप की जो है आंखें देखने को मिलती हैं, इसको आइज़ ऑफ डेथ के नाम से यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया। इस वजह से ये न्यूज़ में, तो ध्यान रखना इसका नाम क्या है, इनलैंड ताइपन। बाकी मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ, ये रही मोस्ट विनोमस स्नेक की। यहाँ पर टॉप 10 जो मोस्ट विनोमस स्नेक है यानी कि दुनिया में टॉप 10 जो सबसे जहरीले स्नेक्स हैं वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर दिख रहे होंगे। इसमें जो सबसे टॉप पर है इनलैंड ताइपन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये सांप पाया कहाँ पर जाता है ना, वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बहुत कमी से ये दिखता है, बोला जाता है काफ़ी शाय है ना, शर्माता है, इस वजह से बहुत कमी से देखने को यहाँ पर मिलता है, ऐसा भी मेंशन किया जाता है। फिर सेकंड नंबर पर ईस्टर्न ब्राउन स्नेक आता है। देन थर्ड नंबर पर कोस्टल ताइपन, इसी वाली कैटेगरी का ही थर्ड नंबर पर है। देन आता है टाइगर स्नेक चौथे नंबर पर, देन ब्लैक टाइगर स्नेक पाँचवें नंबर पर, देन बिग्ड सी स्नेक छठे नंबर पर, देन डेथ एडर सातवें नंबर पर, देन यहाँ पे ग्वार्दर वेस्टर्न ब्राउन ये 8वें नंबर पर है, देन स्पॉटेड ब्राउन स्नेक ये 9वें नंबर पर है, और इधर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कॉपरहेड ये 10वें नंबर पर है। कोई सा भी यहाँ पर सांप जो है ना, ये बेसिकली इंडियन ओरिजिन का नहीं है, आपने यहाँ पर देखने को मिलेगा जो ये ऊपर है इनलैंड ताइपन, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये टॉप 10 विनोमस स्नेक्स हैं दुनिया के अंदर में, ठीक है। तो न्यूज़ ये पूरी लिस्ट निकल कर आई है, इसमें टॉप 1 पर इनलैंड ताइपन है। आगे आते हैं ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप सभी लोगों को मिलकर अचीव करवाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना है। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे सवाल पूछा है किसको लेकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, तो उसको अच्छे से मैप में देखो और उसके बाद उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दो, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, ठीक है ना। बाकी प्रीलिम्स का सवाल पूछा गया है, उसका उत्तर भी आपको देना है। इससे यहाँ पे लगातार आपका एक्टिवेशन बना रहता है कमेंट के अंदर में, और पता चलता रहता है कि हाँ कौन कौन रेगुलर बेसिस पर कमेंट कर रहा है। कई सारे लोगों के नाम याद है मुझे, ऐसे यहाँ पर कई सारे लोग और लिस्ट में ऐड होते रहते हैं, तो आप भी प्लीज़ कमेंट के अंदर एक्टिवेट रहा करो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे और साथ ही साथ में इकोनॉमी से भी लिंक कर पाओगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है श्रिम्प फार्म्स के बारे में। तो ये जो आपको हाथ में जो दिख रहा है ना, ये बेसिकली श्रिम्प है, इसको हम लोग झींगा भी बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसकी फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि इसको पानी से पकड़ा जाता है, इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इससे कई सारे जो फार्मर्स हैं वो ढेर सारा पैसा भी जनरेट करते हैं। तो हो क्या रहा है, पिछले कुछ समय से सुंदरबंस के अंदर श्रिम्प फार्मिंग की जाती है। तो वो जो श्रिम्प है वो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, अगर हम जूम करके देखें तो इसका साइंटिफिक नेम है, बेसिकली ये टाइगर प्रॉन है, इसका नाम साइंटिफिक नेम क्या है, पिनियस मोनोडॉन, ठीक है ना। तो ये श्रिम्प है, इसी की फार्मिंग सबसे ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप देखोगे तो अलग अलग देशों के अंदर इसको सबसे ज़्यादा खाया जाता है और हम एक्सपोर्ट भी दबा कर करते हैं। अमेरिका को, उसके बाद में ब्रिटेन को बहुत एक्सपोर्ट किया जाता है। अभी मैं उस डेटा के ऊपर भी आऊँगा, कितना कितना एक्सपोर्ट किया करते हैं, किस किस को करते हैं। लेकिन न्यूज़ क्या है पहले हम उसको समझते हैं। आपको सुंदरबंस देखने को मिलेंगे, कहोगे हाँ कहाँ पर हैं। सुंदरबन बेसिकली आपको एक बहुत बड़ा एरिया इस प्रकार से डेल्टा देखने को मिल जाता है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है ना। सुंदरबन का बेसिकली 40% का हिस्सा आपको इंडिया में देखने को मिल जाता है, बाकी यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा सुंदरबन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो होता क्या, यहीं पर सुंदरबन नेशनल पार्क भी है। इस प्रकार से जो ये ग्रीनरीज है ना, यहीं पर एक प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैंग्रोव्स। ये देखो पानी के अंदर से निकलने वाले ये जो प्लांट्स हैं मैंग्रोव्स हैं। होता यह है कि जब यहाँ पर श्रिम्प की फार्मिंग की जाती है, इन श्रिम्प्स को पाला जाता है, इनको पकड़ा जाता है, तो बेसिकली यहाँ पर इन मैंग्रोव्स को काट दिया जाता है।
लंबे समय से तो यही चलता आ रहा था कि इन मैंग्रोव्स को हटा दिया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे एनवायरमेंट है वहाँ का, जो प्लांट्स हैं उसको हम ख़त्म कर रहे हैं, उसकी वजह से श्रिम्प फार्मिंग आगे कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था। बट अभी न्यूज़ के अंदर बोला यह गया है कि पिछले कुछ समय से चीज़ें बदल रही हैं। जो फार्मर्स हैं उन्होंने यहाँ पर इन मैंग्रोव्स को भी बचाया है और बचाने के साथ साथ श्रिम्प की फार्मिंग भी करी है, जो कि अपने आप में एक बेस्ट चीज़ है। तो उसी के बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। आर्टिकल में बोला जाता है कि एक नया इनिशिएटिव, वो जो नया इनिशिएटिव है वो लंबे समय से अभी सुंदरबंस के अंदर चलाया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं इन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम ये जताई थी कि भैया यहाँ पे जब श्रिम्प को कलेक्ट कर रहे हो, आप श्रिम्प इकट्ठी कर रहे हो, तो यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पे मैंग्रोव्स वाले प्लांट हैं उनको हटा देते हो, उनको साफ़ कर देते हो। तो ये करना कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट के लिए खतरनाक होगा। लेकिन बाद में एक इनिशिएटिव स्टार्ट होता है जिसका नाम है साइम। उस इनिशिएटिव की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जो फार्मर्स हैं इन्होंने लंबे समय से, आप कह सकते हो कि कई सारे फार्मर हैं, अलग अलग फार्मर के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ये बोला कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मैंग्रोव्स को भी रिस्टोर कर रहे हैं, मैंग्रोव्स को भी बचा रहे हैं और साथ ही साथ में श्रिम्प का कल्टीवेशन भी कर रहे हैं। तो ये दोनों ही काम किए जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे कि यहाँ पे हम लोग अपने मैंग्रोव्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा पाएंगे, अपने एनवायरमेंट को भी यहाँ पर सस्टेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे जो फार्मर्स उनका कहना यह है कि देखो हम लोग लगातार ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग श्रिम्प और मैंग्रोव इकोसिस्टम को साथ में इंटीग्रेट करके चलें, साथ में लेकर चलें। ऐसा ना हो कि हम इसको अगर इसकी फार्मिंग कर रहे हैं, इसको यहाँ पे पाल रहे हैं, इसको यहाँ पे बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पे मैंग्रोव्स को हटा दें। तो ऐसा हम लोग अब नहीं करने वाले। इस प्रकार की बातें यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनके थ्रू कहने को मिलती हैं। देखो पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें, मतलब लंबे समय से क्या होता हुआ रहा है कि वहाँ पे जो मैंग्रोव्स का सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम है। जहाँ जहाँ पर श्रिम्प्स पाले जाते हैं ना, जहाँ जहाँ पर झींगा पाला जाता है, वहाँ पर मैंग्रोव्स का जो सर्वाइवल रेट है वो 5 से 10% है। वो ज़्यादा जीवित वहाँ पे नहीं रह पाता है। लेकिन पिछले कुछ समय पे वो सर्वाइवल रेट 50% तक हो चुका है। यानी कि अब बहुत अच्छी तरीके से जो फार्मर्स हैं उन मैंग्रोव्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इस वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल न्यूज़ में है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ में एक डेटा डिस्कस करता हूँ। सुंदरबंस क्या है वो आपने समझ लिया, मैंग्रोव्स क्या है वो आपने समझ लिया। अब श्रिम्प को लेकर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपने ध्यान में रखनी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, श्रिम्प का कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसकी फार्मिंग करके बेसिकली यहाँ पर क्या है, इसको बेचा जाएगा। खूब सारा कलेक्शन करके इसको बेचते हैं फार्मर्स। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो ये फ्रोजन श्रिम्प है इसको एक्सपोर्ट करते हैं। साल 2019-20 में आप यहाँ पर देख सकते हो एक पर्टिकुलर डेटा है, साल 2019-20 में लगभग यहाँ पर $5 बिलियन का हम लोगों ने फ्रोजन श्रिम्प एक्सपोर्ट किया था। किस किस को, अमेरिका को, चाइना को। अमेरिका चाइना सबसे बड़े खरीदार थे, सबसे बड़े बायर थे, जिनको हमने श्रिम्प सबसे ज़्यादा बेचा था। और इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सी फूड आइटम ही श्रिम्प है, क्योंकि हम कई सारे जो सी फूड है यानी कि मछलियाँ हैं और भी कई सारे जानवर हैं जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, उनको पकड़कर एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है वो है श्रिम्प। इसकी क्वांटिटी भी सबसे ज़्यादा है और इससे अर्निंग भी बहुत ज़्यादा होती है। इवन आप देखोगे आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु, ये जो राज्यों के नाम मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रिम्प का प्रोडक्शन किया जाता है। ये कहीं ना कहीं इंडिया के मेजर श्रिम्प प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के अंदर में आते हैं और यहीं से प्रोडक्शन होने के बाद में एक्सपोर्ट भी होता है। लगभग हम जितना भी प्रोडक्शन करते हैं उसका कई गुना प्रतिशत 90% तक हम लोग यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, क्योंकि दुनिया भर की कंट्रीज़ में इसको बहुत अच्छे से खाया जाता है, इसका कंजम्पशन बहुत आराम से किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर एक क्लियर हो चुका है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, इसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, इंडिया और इजराइल के रिलेशंस के बारे में। अच्छा, कल जब मैंने डिस्कशन किया था न्यूज़पेपर का तो लास्ट में 2 आर्टिकल छोड़ दिए थे। आपको बोला था कि मैंने इंडिया इजराइल के रिलेशंस कल मैं आपको समझा दूंगा, है ना। तो आज यहाँ पे आज भी बेसिकली एक आर्टिकल आ चुका है इंडिया इजराइल के रिलेशंस को लेकर। तो आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आखिरकार भारत और इजराइल के रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, अभी ये न्यूज़ में किस लिए है, देखो इजराइल को लेकर ना यूनाइटेड नेशन के अंदर में एक वोटिंग चल रही थी, एक रेजोल्यूशन पास किया जा रहा था। किस चीज़ को लेकर पास किया जा रहा था, क्योंकि आप लंबे समय से जब आप इजराइल का इतिहास देखोगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ, उसके बाद आप इसको करंट को बैकग्राउंड से कनेक्ट कर पाओगे। जब आप इस वाले पिक्चर को देखोगे तो इजराइल कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा महान भारत हुआ। इंडिया के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर इजराइल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन है। इस मिडिल ईस्ट के अंदर में यहाँ पर इजराइल है, इजराइल के ऊपर लेबनान, इधर जॉर्डन, ये सारे देश साथ में हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ। अगर हम जूम करें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये रहा इजराइल, इजराइल के ऊपर ये वेस्ट बैंक हो गया। वेस्ट बैंक यानी कि यहाँ पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं, इसको हम लोग पैलेस्तीन के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। और कुछ पैलेस्टीनियंस आपको गाज़ा पट्टी में भी देखने को मिलेंगे। एक पट्टी की शेप का, इस वजह से इसको हम लोग गाज़ा स्ट्रिप या गाज़ा पट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसराइल के ऊपर लेबनान है, इधर सीरिया है और इधर जॉर्डन है और इधर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इजिप्ट। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर गोलन हाइट्स हैं। गोलन हाइट्स भी आज के समय पर इसराइल के कब्जे में। यूपीएससी ने डायरेक्टली सवाल पूछा था गोलन हाइट्स को लेकर, ध्यान रखना इसराइल के अंदर है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, अगर आप इसराइल का इतिहास देखोगे तो क्या एक समय पर यह इसराइल हुआ करता था? नहीं, यहाँ पर इसराइल था ही नहीं। आप देखोगे तो ये एरिया पूरा का पूरा एक समय पर पैलेस्तीन हुआ करता था। ये बात है 1946 की, जैसा आप नीचे देख पा रहे होंगे। तो ये जो ग्रीन कलर का पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा पहले पैलेस्तीन हुआ करता था, यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। पैलेस्टीनियंस यहाँ पे रहा करते थे। लेकिन हुआ क्या, इससे पहले आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर टू के अंदर में क्या हो रहा है, ज्यूज़ के ऊपर बहुत सारे अत्याचार करे गए। अब जो ज्यूज़ है ना, वो बेसिकली यहाँ पर अपनी जगह को छोड़ कर बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो सफ़ेद कलर का एरिया दिख रहा है, ये जो बाकी ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है, तो यहाँ पर तो पैलेस्टीनियन रहते हैं। लेकिन जो वाइट कलर के पोर्शंस देखने को मिल रहे हैं, ये ज्यूज़ का लैंड है, यहाँ पर ज्यूज़ रहा करते थे। तो दुनिया भर में आप कह सकते हो वर्ल्ड वॉर टू के समय पर जब काफ़ी अत्याचार हुआ, कई सारे ज्यूज़ को मार दिया गया, तो जो बच्चे कुछ ज्यूज़ थे ना, वो सब यहाँ पर इस ज्यूज़ लैंड पर आने लगे। ये जो सफ़ेद कलर का जो एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर सब लोग शिफ्ट होने लगे। फिर उसके बाद में ये कहानी थोड़ी सी और ज़्यादा बदतर हो जाती है। तो 1946 के बाद में अगले ही साल 1947 में यूनाइटेड नेशन के अंदर एक प्लान आता है और उस प्लान के बेसिस पर ये जो पैलेस्तीन है इसको बांट दिया जाता है दो हिस्सों में। एक इजराइल बना दिया जाता है और एक बोला जाता है कि पैलेस्तीन बन जाएगा, और यहाँ पे कई सारे जो ज्यूज़ हैं वो फिर सेटल हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पे रुकती नहीं है। जब ये पैलेस्तीन और इजराइल को बांट दिया गया तो इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहीं, वॉर होती रहीं। कई बार यहाँ पे अलग अलग नाम से वॉर को जाना जाता है। लंबे समय से वॉर चल रही है, आज भी इनके बीच में कट्टर दुश्मनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस वॉर के समय पर क्या हुआ, इजराइल ना इनके एरियाज़ कब्जाता हुआ चला गया। अब एरियाज़ कब्जाता हुआ चला गया तो आज के समय पर यानी कि जो 1947 में पैलेस्तीन हुआ करता था इतना बड़ा, यहाँ पर वो अभी साल 2000 अगर हम साल 2022 के अंदर भी देखें तो वो अभी के समय पर इतना सा बचा है, पैलेस्तीन बस इतना बचा है। ये पूरा पैलेस्तीन हुआ करता था, बट अब यहाँ पर ये पूरा पैलेस्तीन नहीं है। वेस्ट बैंक के अंदर बस थोड़े थोड़े सेटलमेंट्स आपको ये देखने को मिलेंगे टुकड़ों में, इधर गाज़ा पट्टी पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे 2010 में सिचुएशन ये हो गई थी, ये पूरा का पूरा इजराइल बन चुका था। इजराइल ने ये सारे एरियाज़ जो है ना वो कब्जा लिए थे। ये बेसिकली पूरा का पूरा इतिहास आपको देखने को मिल जाएगा इजराइल पैलेस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच का। जैसे मैंने आपको बताया 1945 वर्ल्ड वॉर टू जब समाप्त हुआ तो लगभग 6 मिलियन के आसपास जो ज्यूज़ हैं उनको मार दिया गया था। मिलियंस जो है वो डिस्प्लेस हो गए थे। बहुत सारे जो ज्यूज़ हैं ना उनको एक जगह चाहिए थी, तो उनको एक जगह वहाँ पर दिखी, यानी कि पैलेस्तीन के पास में। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशन का एक प्लान आया, उसने यहाँ पर कर दिया, पैलेस्तीन को सेपरेट कर दिया और यहाँ पर आप कह सकते हो पैलेस्तीन अलग कर दिया और यहाँ पर ज्यूज़ के लिए एक लैंड अलग दे दिया, जो कि बाद में इजराइल बनकर निकल कर आया। और यहाँ पे अब ज्यूज़ का सेटलमेंट लगातार बढ़ चुका है और आप देखोगे अभी तक एक बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर जो इजराइल है वो कब्जा चुका है और इजराइल कुछ इस प्रकार से आज के समय में नजर आता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब देखो हुआ क्या है कि यहाँ पे अभी भी जो लड़ाइयाँ हैं ना पैलेस्टीन के साथ में वो इजराइल की चलती रहती हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। अब आते हैं करंट अफेयर पर। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं ऐसा ना बताता ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। अब देखो समझ में आ जाएगा अच्छे से क्या चीज़ हुआ है। यूनाइटेड नेशन के अंदर हर मैटर उठाया जाता है इंटरनेशनल लेवल के, तो यहाँ पर ये वाला मैटर भी उठाया गया। तो एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लेकर आया क्या, उस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के अंदर बोला गया कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसको क्या करना चाहिए, इसको यहाँ पर इजराइल पैलेस्तीन का मैटर उठाना चाहिए। और यहाँ पे क्या करना चाहिए कि इजराइल जो भी काम कर रहा है, इजराइल जो भी पैलेस्तीन के रीजन को कब्जाता जा रहा है, अपने सेटलमेंट्स को बढ़ाता जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो पैलेस्टीन पीपल हैं इनके जो राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानव अधिकार हैं, उनका हनन किया जा रहा है। उनके टेरिटरी में घुस कर यहाँ पर उनका हनन किया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत होनी चाहिए। इसको लेकर वोटिंग करवाई गई। क्या वाकई में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को यह मैटर उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, इसको लेकर वोटिंग की गई। तो उस वोटिंग में आप देखोगे 87 वोट तो गए फेवर में कि हाँ भैया करनी चाहिए, इजराइल के ऊपर ये बात करनी चाहिए। लेकिन 26 वोट तो अगेंस्ट में हुआ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और 53 वोट्स ने एब्सटेन कर दिया। एब्सटेन मतलब ना हाँ में जवाब दिया ना में कि हम इसमें शामिल नहीं हो रहे, आप अपने हिसाब से जो भी करना है देख लो। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भी यहाँ पर एब्सटेन कर दिया। भारत भी यहाँ पर न्यूट्रल था, भारत ने भी यहाँ पर कोई भी वोटिंग नहीं दी है, ना हाँ में ना में, कि आपको प्लान जो भी लेना है लो अपनी मर्जी से, हम यहाँ पर ना हाँ में जवाब दे रहे हैं ना में जवाब दे रहे हैं। इंडिया ने एब्सटेन कर दिया।
ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ पर ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मतलब इनडायरेक्टली एक सपोर्ट सा कई सारे लोग जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं इंडिया के खिलाफ है, उनका मेंशन ये देखने को मिलेगा कि हाँ इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट कर दिया, जैसा रशिया यूक्रेन के वॉर में हम लोग देख पा रहे थे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पर करंट इशू हो गया, बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया। अब बचता है यहाँ पर एक और पॉइंट, इंडिया इजराइल के रिलेशंस। तो इंडिया इजराइल के रिलेशंस कहाँ पर किस प्रकार से स्टैंड करते हैं, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर दोनों के संबंध के बारे में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट क्या मेंशन किया जाता है कि इंडिया ने इजराइल को रिकग्नाइज कर दिया था 1950 में, क्योंकि 1947 में प्लान आया जिसने यहाँ पर इजराइल और पैलेस्टीन को बांट दिया था। ठीक है ना। उस प्लान के बाद में 1950 में ही भारत ने ऑफिशियली रिकग्नाइज कर दिया कि हाँ इजराइल एक कंट्री है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इजराइल को एक देश मानते ही नहीं है, बोलते हैं कि इजराइल कब्जा करके बसा पड़ा है। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने 1950 में इसको बेसिकली एक ऑफिशियल रिकग्निशन जो है वो दे दिया था। तब से हमारे रिलेशन जो है ना वो एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए। दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा पॉइंट यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कमर्शियल रिलेशंस हैं, व्यापार को लेकर जो रिलेशंस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी के समय पर एक अल्टीमेट लेवल पर पहुँच चुके हैं। कैसे, इसको समझते हैं। 1992 में 1992 में आप देखोगे तो लगभग 200 मिलियन डॉलर्स के आसपास का व्यापार हुआ था इंडिया इजराइल के बीच में। लेकिन वही व्यापार जब आप 2021 में देखोगे तो 4.14 बिलियन डॉलर का पहुंच गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा जंप देखने को मिला है। 200 मिलियन डॉलर से हम लोग 4 बिलियन डॉलर तक के व्यापार के ऊपर पहुंच चुके हैं और ये व्यापार भारत के फेवर में है। भारत के फेवर में मतलब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं इजराइल को, इम्पोर्ट कम करते हैं, तो भारत के फेवर में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर डायमंड्स का ट्रेड किया जाता है, क्योंकि ये जो ट्रेड है जितना भी 4 बिलियन का ट्रेड हुआ है इसमें 50% से ज़्यादा जो ट्रेड है वो बेसिकली डायमंड का हुआ है। हीरो का व्यापार ज़्यादातर किया जाता है दोनों देशों के बीच में। क्लियर हो गई बात। आगे आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि इंडिया जो है ना इजराइल का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर देखने को मिल जाता है पूरे एशिया में। बाकी इजराइल की जो कंपनीज हैं उन्होंने कई सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडिया के अंदर में। इजराइल की ढेर सारी कंपनीज हैं जो कि एनर्जी के मामले में, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, टेलीकॉम सेक्टर, रियल इस्टेट, वाटर टेक्नोलॉजीज़, इन सब टेक्नोलॉजीज़ के मामले में काम कर रही हैं। तो वो सारी कंपनीज़ ने इंडिया के अंदर इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट किया। इवन रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर दोनों देश साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिया जो है बातचीत करा इजराइल के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कि व्यापार को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो ये तो हो गई व्यापार को लेकर बातचीत। अब आती है डिफेंस को लेकर बातचीत कि डिफेंस को लेकर इनके रिलेशंस कैसे हैं। बहुत शानदार रिलेशंस हैं, इतने शानदार कि इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा बायर है इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट्स का। इजराइल ने क्या किया है लंबे समय से अपने यहाँ पर कई सारे, क्योंकि इजराइल को खतरा बना पड़ा था चारों तरफ से, तो इजराइल ने कई सारे हथियार जो है ना वो बनाए हैं और इनके काफ़ी सारे इफेक्टिव यहाँ पे डिफेंस सिस्टम्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। आयरन डोम का आपने नाम सुना होगा, आयरन डोम भी इजराइल ने बनाया हुआ है जो कि हवा में ही दुश्मन के रॉकेट को उड़ा देता है। तो कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स की वजह से इजराइल फेमस है। तो भारत ने भी क्या किया, कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स इजराइल से परचेज कर रखे हैं, है ना। पहले रशिया से हमने सबसे ज़्यादा परचेज करा है, फिर उसके बाद में इजराइल से ही परचेज करें हैं। जैसे कि क्या क्या परचेज किया है, तो फाल्कन AWACS यानी एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम परचेज किया। देन उसके बाद में हैरोप ड्रोन्स हो गए, बैराक मिसाइल सिस्टम हो गया। ऐसे कई सारे जो एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं और काफ़ी सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट सिस्टम्स हैं वो हमने यहाँ पर परचेज कर रखे हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है। बाकी दोनों देशों के बीच में एक अच्छी बात यह है कि आज के समय पर ये दोनों देश एग्रीकल्चर को लेकर भी साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी पिछले साल की बात है, पिछले साल की नहीं, अब पिछले से पिछले साल बोला जाएगा क्योंकि 2021 की बात चल रही है। तो मई 2021 की बात है, लगभग आप कह सकते हो 3 साल का जो प्रोग्राम एग्रीमेंट है वो इन दोनों देशों ने मिलकर साइन किया कि हम 3 साल तक एग्रीकल्चर के मामले में साथ में मिलकर रिसर्च डेवलपमेंट और भी काफ़ी सारे काम करेंगे जिससे एग्रीकल्चर को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। फिर उसके बाद में एक और पॉइंट आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भी दोनों ही कंट्रीज़ मिलकर काम कर रही हैं। दोनों ने मिलकर अप्रूव कर दिया है 3 जॉइंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब साथ में मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर काम करेंगे। और जो ये प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्ट लगभग $5.5 मिलियन की रखी गई है। तो इंडिया इजराइल के रिलेशंस यहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो आप कहोगे ये सारी बातें लिखनी कैसे हैं, तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है ये सारी बातें आपको PDF के अंदर मिल जाएंगी। PDF में से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर निकाल लेना, ठीक है। आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, वहाँ से पूरे के पूरे रिलेशंस आपके पास में आ जाएंगे। बाकी PDF में से देखो, जब भी आप PDF डाउनलोड करोगे ना, तो PDF डाउनलोड करने के बाद में आपको करना क्या है, एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। ये मैं स्पेलिंग यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इस ऐप की।
तो इस ऐप में जैसे आप इस PDF को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में इस प्रकार से येलो कलर के छोटे छोटे सिंबल्स आपको नजर आएंगे। यहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। और मैं आपको बताऊं, ये लोग मेरे से कहते भी हैं कि सर इसको PDF को प्रिंटेबल बनाओ। देखो, उससे ज़्यादा बेहतर यह है, क्योंकि इस प्रकार की PDF में ना कई सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आपको पता होगा, बहुत मतलब डेली अगर आप लोग जितने भी मतलब आप तो बहुत सारे एनालिसिस अपलोड होते हैं यूट्यूब पर, आप सारे एनालिसिस को कंपेयर कर लेना इस वाले एनालिसिस से। आपको डेली इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पर जो आपको खासकर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो। ऐसा नहीं हो कि फालतू की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सब कुछ एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे पाता हूँ क्योंकि PDF का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। नहीं तो अगर PPTs क्रिएट करनी पड़ जाए ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और वो PPTs की जो स्लाइड्स बनेंगी वो भी यहाँ पे रोज़ाना 300-400 स्लाइड बनेंगी, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाया करेंगी रोज़ाना के हिसाब से। समझ रहे हो इस बात को? इस वजह से यहाँ पर ये जो PDF का ये वाला जो फॉर्मेट है ये बेस्ट फॉर्मेट है। बाकी मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा इसको आसान करने के लिए PDF के अंदर जो फ्रंट पेज होगा ना PDF का, उसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कैसे निकाल सकते हो। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए वहाँ पे PDF में फ्रंट पेज पर सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, तो आप आराम से यहाँ पर क्या कर पाओगे, उस इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। बाकी दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा, कल मैंने आपसे बोला था कि ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैंने इंडिया इजराइल के रिलेशंस जो आपको समझा दिए हैं, वो रिलेशंस आपको कुछ इस प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए ना, वो यहाँ पर आपको स्टैटिक पार्ट में मिल जाएगा, उसको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, बाकी 2 आर्टिकल्स कल के और रह गए थे, फटाफट उनको भी कवर करते हैं पहले हम। तो ये एक आर्टिकल था जिसको हमने कल छोड़ दिया था, मैंने बोला था कि आज डिस्कस करेंगे। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया दोनों देशों ने मिलकर एक ट्रीटी के बारे में डिस्कशन किया है। उस ट्रीटी का नाम है MLAT, मतलब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। ये ट्रीटी क्या करेगी, कहीं ना कहीं दोनों देशों को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगी। यानी कोई क्रिमिनल है, कोई यहाँ पर अपराधी है जो कि दूसरे देश में है, तो यहाँ पर इस ट्रीटी के माध्यम से हम दूसरे देश में भी इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे उस देश की मदद लेकर। ठीक है ना। तो इस प्रकार की ट्रीटी कई सारे देशों के साथ में भारत ने साइन कर रखी है। अभी आप देखोगे इंडिया ने इस MLAT ट्रीटी को लगभग 45 देशों के साथ में साइन कर रखा है। इटली और जर्मनी के साथ में चर्चा में है। पिछले साल हमने पोलैंड के साथ में साइन करा था, साल 2021 में पोलैंड के साथ में साइन किया था। तो इस वजह से ये ट्रीटी न्यूज़ में है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि 7 नवंबर को हमने इसके बारे में ऑलरेडी बातचीत कर रखी है। 7 नवंबर को हमने क्या किया, सऊदी अरेबिया के साथ में वीडियो कॉल पर बातचीत की थी इस ट्रीटी को साइन करने के लिए। हमारी साइड से हमारी होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, CBI, लॉ मिनिस्ट्री, ये सारे लोग थे, और वही लोग यहाँ पे सऊदी अरेबिया की साइड से भी थे। सब ने मिलकर यहाँ पर डिस्कशन किया, और इन्होंने यहाँ पर बोला है कि ठीक है, हम आने वाले समय पर जो ये ट्रीटी है वो जल्दी साइन कर लेंगे, और ये जो ट्रीटी है बहुत ज़्यादा मदद करेगी दोनों ही देशों को क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब ये ट्रीटी होती क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल करके समझाने की कोशिश करूँगा MLAT ट्रीटी के बारे में। MLAT जो ट्रीटी है ना, ये बेसिकली क्रिमिनल मैटर्स के लिए यहाँ पर की जाती है, अलग अलग 2 देशों के बीच में। तो 2 देशों के बीच में यहाँ पर ये ट्रीटी की जाती है ताकि ये दोनों देश मिलकर क्या कर सकें, कोई भी अपराधी है ना, तो उसके मामले में दोनों देश मिलकर कोऑपरेट कर सकें, कोऑपरेट कर कर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें, है ना, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। बेसिकली ये कहना है, यहाँ से कोई यहाँ का इंडिया का अपराधी है सऊदी अरेबिया में, तो सऊदी अरेबिया की मदद लेकर हम उसको पकड़ सकेंगे, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर कर उसको वापस भारत लेकर आ सकेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर ट्रीटी मदद करेगी। ये जो अग्रीमेंट है ये अलाउ करता है कि हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में जो भी एविडेंसेस हैं क्राइम को लेकर, है ना, कोई भी अपराध को लेकर जो एविडेंसेस हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करेंगे अगर ये ट्रीटी साइन हो जाती है तो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। बाकी इस ट्रीटी के कई सारे फायदे होने वाले हैं। कोई भी क्राइम, कोई भी अपराध होता है तो हम इन्वेस्टिगेशन बड़े लेवल पर कर पाएंगे, है ना, दूसरे देश के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरा सबसे बड़ा हेल्प करेगा टेररिज्म के मामले में, जो आतंकवाद है इससे लड़ने में मदद करेगा। आतंकवाद को हम साथ में मिलकर टैकल कर पाएंगे इस ट्रीटी के माध्यम से। तो ये यहाँ पर इसके कई सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि अभी तक तो हमने इस ट्रीटी के बारे में समझा, अब जहां से प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यानी ये जो ट्रीटी, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी होने वाली है जो कि इस पूरे ट्रीटी को हैंडल करेगी, वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ना, बेसिकली वो एक नोडल मिनिस्ट्री होगी जो कि कहीं ना कहीं इस ट्रीटी को लेकर वर्क करने वाली है। साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होने वाला है। तो ये सभी लोग यहाँ पर मिलकर इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता ही दिया है। ये हमारी कहानी है MLAT ट्रीटी को लेकर, जो कि हम अभी सऊदी अरेबिया के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी ये सब ये कल का न्यूज़पेपर था, तो एक आर्टिकल हमने स्किप किया था, उसके बाद एक और आर्टिकल स्किप किया था, फटाफट हम उसको भी कवर करेंगे। एक सेकेंड को, वो आर्टिकल ये था, यहाँ पे बात की गई है NCW के बारे में, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वेमेन के बारे में।
तो क्या हुआ, इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर एक गाइडलाइंस जारी करी है। इन्होंने यहाँ पर ये बोला है सभी राज्यों से, सभी यूनियन टेरिटरी से कि आपके जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं आपके एरिया के अंदर में, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, कानून लागू करना पड़ेगा। कौन सा कानून? सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने का। क्योंकि काफ़ी सारी जगह पर जो वर्क प्लेस होते हैं, है ना, जहाँ पे काम करने की जगह है, वहाँ पर महिला है, पुरुष सभी लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर महिलाओं के साथ में काफ़ी बार सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाता है। तो उस सेक्सुअल हैरेसमेंट को वर्क प्लेस पर रोकने के लिए इस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक गाइडलाइंस जारी करी है और बोला सभी राज्यों से, यूनियन टेरिटरी से कि आपको क्या करना होगा, अपने कोचिंग सेंटर में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रेड्रेसल एक्ट 2013 को और इसके गाइडलाइंस को लागू करना होगा। इस गाइडलाइंस के हिसाब से चलना होगा, जिससे हम लोग क्या कर सकें, जो गर्ल का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है वर्क प्लेस के ऊपर, उसको यहाँ पर रोका जा सके। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर एनसीडब्ल्यू ने गाइडलाइंस जारी करी हैं। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बस इतनी सी कहानी थी, ये हमारा करंट अफेयर था। लेकिन करना क्या है कि पहली चीज़ आपसे प्रीलिम्स के पर्पस से पूछी जा सकती है कि आखिरकार ये जो एनसीडब्ल्यू है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये आखिरकार है क्या। ठीक है ना। चलो अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में सवाल बन जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बेसिकली एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको जनवरी 1992 में सेटअप किया गया था और ये एक एक्ट के माध्यम से सेटअप किया। क्योंकि देखो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, जो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है वो बेसिकली एक एक्ट के माध्यम से बनाई जाती है। तो यहाँ पर एक्ट कौन सा है, वो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। इस एक्ट के माध्यम से हमने इस बॉडी को एज अ स्टैच्यूटरी बॉडी सेटअप किया है। इसका काम क्या है, इस बॉडी का मेजर काम है जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा करना, उनके जो हक हैं, उनके जो राइट्स हैं उनकी सुरक्षा करना, ये उसको लेकर काम करती है। नाम से ही पता चल रहा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, इसके फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं कि देखो हमारे संविधान के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स हैं वुमेन के, उसको यहाँ पे फॉलो करवाना, उसको यहाँ पर प्रॉपरली हैंडल करना, या फिर कोई भी यहाँ पर जो वुमेन है उसको कोई भी परेशानियाँ होती हैं, कोई भी ग्रीवांसेस हैं तो उसको यहाँ पर हैंडल करना, उनकी परेशानियों को दूर करना, है ना। साथ ही साथ में यहाँ पे जो हमारी सरकार है, सरकार को ये जो बॉडी है ना नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये हमारी सरकार को कई सारे मैटर्स के ऊपर एडवाइस भी देती है। कई सारे ऐसे मैटर जो कि वुमेन को लेकर आते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर मामले में एनसीडब्ल्यू हमारी गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है। तो ये सारे काम हमारे एनसीडब्ल्यू के हो गए हैं। बाकी यहाँ पर बोला गया पिछले कुछ समय में, देखो एक डेटा ये बोलता है पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में आप देखोगे वर्क प्लेस पर जो हैरेसमेंट है ना वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। यह जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है ये वर्क प्लेस पर इंक्रीज़ होता जा रहा है। इस वजह से हमें यहाँ पर ये कानून लागू करना होगा। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक रिसेंटली रिपोर्ट भी जारी करी थी और उसमें ये बताया था 2021 में जो वेमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम है ना वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसमें यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेस पर हो रहा है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। उसको लेकर भी यहाँ पे एनसीडब्ल्यू ने रिसेंटली साल 2021 की एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की थी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। बाकी जो ये साल 2021 वाली रिपोर्ट थी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि अपराध में कई सारे अपराध देखने को मिले हैं। 2021 के अंदर अपराध बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि अब देखो अब 2022 का जो डेटा है वो अब आएगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, क्योंकि अब हम 2023 में आ चुके हैं। अब 2022 में कितने कितने अपराध हुए, कौन कौन से कैटेगरी के अपराध हुए, वो सब बताएगा। ये जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ 2021 का डेटा डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कई सारी जो कंप्लेंट्स है वो वुमेन ने दर्ज करवाई हैं कई सारे मामलों में, जैसे कि जो घरेलू हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले दर्ज करवाए गए हैं, है ना। वेमेन को हैरेस किया जा रहा है, उससे ज़बरदस्ती उससे दहेज मांगा जा रहा है। तो इस प्रकार के रेप के केसेस जो हैं वो भी यहाँ पर दर्ज करवाए गए हैं। तो ये जो केसेस हैं लगातार इंक्रीज़ हुए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज करवाए गए, मतलब कि जो क्राइम है वुमेन के प्रति वो उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आया। देन दिल्ली, देन हरियाणा, देन महाराष्ट्र के अंदर भी आपको कई केसेस देखने को मिल जाएंगे। तो वुमेन के प्रति कई सारे वायलेंस हो रहे हैं। मैंने आपको बताया जो ये वायलेंस है काफ़ी खतरनाक है। ये वुमेन को कहीं ना कहीं फिजिकल, सेक्शुअल और मेंटल जो हार्म है वो पहुंचाता है, उनसे उनकी जो लाइफ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। कोविड-19 के समय पर भी हमने देखा था कि जो घरेलू हिंसा है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आया था। कोविड-19 के बाद भी यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये लगातार ग्रो कर रही है। इस प्रॉब्लम का अभी तक कोई प्रॉपर्ली सोल्यूशन निकला है नहीं। ठीक है, रीज़न यहाँ पर क्या है, कई सारे रीजंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ही यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सोसाइटल स्टिग्मा देखने को मिलेगा जहाँ पर मेन को हमेशा ऊपर रखा जा रहा है वुमेन से, तो मेन हमेशा यहाँ पर वुमेन को नीचे रखना चाहता है, जिस चक्कर में कहीं ना कहीं जो डिस्प्यूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दुनिया भर में कई सारे इनिशिएटिव चलाए गए अलग अलग देशों के थ्रू जहाँ पर वुमेन के प्रति जो वायलेंस है उसको रोकने का काम किया जाता है। इवन आप देखोगे यूरोपियन यूनियन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, इन सब ने मिलकर यहाँ पर कहीं ना कहीं नए नए इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखे हैं जो कि यहाँ पर वुमेन के प्रति वायलेंस को रोकने का काम करते हैं। एक दिन भी है जिसका
जो तारीख है वो है 25 नवंबर। ध्यान रखना, हर साल 25 नवंबर को हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वेमेन को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे हमारा मकसद है हम लोग बता सकें दुनिया भर में कि वेमेन के प्रति जो वायलेंस होता है वो कितना खतरनाक है, वेमेन के ऊपर किस प्रकार से इंपैक्ट डालता है और हमें इसको कम करना चाहिए। ये तो हो गए इंटरनेशनल लेवल पर जिस प्रकार से काम किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे इंडिया के अंदर में। इंडिया के अंदर में आप देखोगे जो संविधान है वो संविधान कई सारी पावर देता है। संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आप देखोगे सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वो वेमेन हो, चाहे वो मैन हो, कोई भी हो। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 हो गया, फिर आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 हो गया, कई सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि बात करते हैं इक्वालिटी की, भेदभाव ना हो उसकी बात करते हैं। तो ये हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हमें ये इनको फॉलो करना होगा। इसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 ड्यूटीज़ देखने को मिलती हैं, जहाँ पर आप देखोगे कई सारी ड्यूटीज़ के अंदर मेंशन किया गया है कि जो हमें क्या करना चाहिए, खासकर जो वेमेन की डिग्निटी है उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो वेमेन को लेकर, सपोर्ट करने को लेकर इंडिया के अंदर फॉलो की जाती हैं। देन कई सारे एक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, है ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस, अभी मैंने आपको बताया। देन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, पोक्सो एक्ट हो गया। तो कई सारे एक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं वेमेन्स को इन अपराधों से बचाने का काम करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको एज अ बैकग्राउंड डेटा समझाई है। साल 2021 के अंदर क्या हालात थे। अब 2022 का जो भी डेटा होगा वो सब यहाँ पे अगले साल आएगा, मतलब इसी साल 2023 के अंदर आएगा, तो वो सब हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है पिछले साल। ठीक है, अभी के लिए इतना ही यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है। तो ये कल वाले आर्टिकल्स भी आपके पूरे हो चुके हैं। अब एक दो आर्टिकल और हैं, फटाफट उनको देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, हमारी सरकार ने क्या किया है, हमारी सरकार बेसिकली अभी के समय पर जो K9 वज्राज है, K9 वज्राज इस प्रकार से आपको ये टैंकर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जिसके अंदर ये हॉइट्जर गन लगी हुई है। तो इस प्रकार के टैंकर हम लोग 100 और टैंकर्स को परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। 100 और टैंकर्स को परचेज़ करने के बारे में चर्चा की जा रही है। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो प्रोसेस है खरीदने का वो स्टार्ट भी कर दिया है। K9 वज्रा ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्जर यहाँ पर इसको बोला जाता है। ये जो टैंकर्स हैं इनको बनाया गया है LNT के थ्रू, यानी कि लार्सन एंड टूब्रो के थ्रू। देन उसके बाद में ये क्या करता है ना, यहाँ पे इन टैंकर्स के अंदर में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी है, उसी का यहाँ पर यूज़ किया गया है, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया गया। इनकी मदद हम कहीं पर भी ले सकते हैं, या फिर कई ऊंचाई वाली जगह है, जैसे आप देखोगे लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में साल 2020 से ही चाइना के साथ में हमारे टेंशन्स बने पड़े हैं। तो हमने साल 2020 में ही लद्दाख के अंदर जो हमारी आर्मी है ना, उन्होंने ये वाले हॉइट्जर वहाँ पे तैनात कर दिए थे, ठीक है ना, ताकि हम चाइना को जो है वो टैकल कर सके वहाँ पे। तो इस प्रकार से ये कहीं पर भी काम कर सकता है। उसके बाद हम लोग अभी कुछ और एडिशनल गन्स वगैरह भी परचेज़ कर रहे हैं इस टैंकर से इस्तेमाल करने के लिए। उसके अलावा आप देखोगे और भी कई सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी के समय पर अपने आर्मी में ऐड कर ली है, जैसे कि धनुष, K9 वज्रा, M777 अल्ट्रालाइट हॉइट्जर। इस प्रकार की यहाँ पे जो गन्स हैं और यहाँ पे जो टैंकर्स है उनका यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंडक्शन कर लिया गया है, उसको हमने परचेज़ करके अपने आर्मी में इंक्लूड कर लिया है। तो अभी 100 और K9 वज्रा को परचेज़ करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। 100 और हम लोग परचेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि इसको चाहे आप ऊंचाई यानी पहाड़ी इलाके में भी तैनात कर सकते हो, साथ ही साथ में जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, जहाँ पर रेत है, वहाँ पर भी आप तैनात कर सकते हो। ये इसकी एक खास बात यहाँ पर देखने को मिल जाती है K9 वज्रा की। तो इस वजह से यहाँ पे इससे हमारी आर्मी को और ज़्यादा बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा, जिसके बारे में ये चर्चा की गई है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो बेसिकली हमारे टेंशन्स जो बॉर्डर्स पर है वो बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से हम लोग को ज़्यादा चाहिए भी। इसको लेकर यहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। एक और छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या बात की जा रही है, ज़्यादातर जो हमारी केंद्र सरकार है ना, जो केंद्र सरकार के ऑफिसेस हैं वो फरवरी तक, यानी साल 2023 में हम आ ही चुके हैं, फरवरी तक डिजिटली हो जाएंगे, यानी सारे ऑफिस डिजिटल पहुंच जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अभी कई सारे जो सरकारी ऑफिस है वो डिजिटल पहुंच चुके हैं और कई सारे ऑफिस अभी डिजिटल जाना आने वाले समय पर ज़रूरी बन जाएंगे। तो फरवरी 2023 तक जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो फुली डिजिटल हो जाएंगे, सारा का सारा जो काम है वो डिजिटलाइज वे में होगा। ठीक है, और यहाँ पे काम किया इसलिए भी इसलिए भी इसको किया जा रहा है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी को भी मेंटेन किया जा रहा है ताकि हम साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट से बच सकें। क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि जैसे एम्स के अंदर में साइबर सिक्योरिटी अटैक देखने को मिला था, तो हम उन चीज़ों से बचने के लिए भी यहाँ पे सिक्योरिटी का जो है प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे, सिक्योरिटी मेजर्स का प्रॉपरली यूज़ करेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं।
इन्होंने ये बोला कि पिछले कुछ समय पर कई सारे साइबर अटैक बढ़ते हुए नजर आए, रैंसमवेयर अटैक के इंसिडेंट्स इंक्रीज हुए हैं। तो हमारा फोकस यह है कि जितने भी ऑफिस डिजिटाइज हो रहे हैं उनको यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योर किया जा सके। ठीक है, साल 2022 के अंदर में रैंसमवेयर जो अटैक है इसमें 51% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई सारे अटैक यानी साइबर अटैक देखने को मिले हैं जहाँ पर हैकिंग वगैरह की जाती है। मेंशन किया गया कि अभी लगभग 74 मिनिस्ट्रीज, कितनी 74 मिनिस्ट्रीज और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर डिजिटाइज हो चुके हैं, उनका जो ऑफिस है वो डिजिटल पहुँच चुका है। अभी कई सारे और ऑफिस हैं, लगभग 13 और ऑफिस आपको देखने को मिलेंगे जो कि अभी डिजिटाइज होने हैं और वो अपडेट होने हैं। वो 13 ऑफिस कौन कौन से देखने को मिलेंगे, उसमें आता है हमारा CAG का यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का, देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एक्सटर्नल अफेयर, उसके बाद में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, देन उसके बाद में यहाँ पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, टेक्सटाइल, ट्राइबल अफेयर। तो ये जो बॉडीज़ है ना, इनकी जो मिनिस्ट्रीज़ है ये भी यहाँ पर आप कह सकते हो डिजिटलाइज आने वाली है, इनके ऑफिस भी डिजिटलाइज हो जाएंगे आने वाले समय में। लगभग 2023 तक इनको भी डिजिटलाइज करने के बारे में चर्चा की जा रही है। फिर एक डेटा जो है हमें वो ये दिखाता है, डेटा ये बोलता है कि जो बहुत सारी जो पिछले 2 सालों के अंदर, पिछले 2 सालों में जो फाइल्स हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ये बेसिकली जो है ना जितने भी ऑफिस हैं वो डिजिटाइज हो चुके हैं, तो यहाँ पर ढेर सारी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स जनरेट हो रही हैं। तो पिछले 2 सालों के अंदर कई सारी फाइल्स जो है वो जनरेट होती हुई नजर आई हैं। फाइल्स का जो नंबर है पिछले 2 सालों में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, 14 लाख से बढ़कर यहाँ पर आप कह सकते हो 27 लाख तक ये नंबर पहुँच चुका है। इवन सितंबर 2022 तक ये 30 लाख के आसपास फाइल्स जनरेट हुई थी। तो आने वाले समय पर यह नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 2023 तक यहाँ पर जो ये फाइल्स हैं वो 31-32 लाख तक पहुँच सकती हैं, वो भी यहाँ पर एक अंदाज़ा बताया जा रहा है। ठीक है ना, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी बोला जा रहा है कि जो भी ऑफिसेज बनाए जाएंगे, मतलब ये जो भी डिजिटलाइज किया जा रहा है चीज़ों को, इन मिनिस्ट्रीज़ को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पे हम सिक्योरिटी का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, और सिक्योरिटी का ध्यान रखने के पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि पिछले कुछ समय पर साइबर अटैक्स इंक्रीज होते हुए नजर आए, तो इनके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा बनता है। जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो करे जाएंगे ताकि साइबर अटैक्स को यहाँ पे रोका जा सके। ठीक है, तो उसके लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया है NIC के थ्रू, तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो उसकी पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा, साइबर अटैक से यहाँ पर उन ऑफिस को बचाया जाएगा। तो ये देखेंगे वैसे क्या होता है, फरवरी 2023 तक बोला जा रहा है, देखेंगे जो भी सिचुएशन होगी वो आगे कहीं ना कहीं आर्टिकल्स के अंदर पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। अब इस आर्टिकल के बारे में हमने कई बार चर्चा कर रखी है, इतना डिस्कशन कर रखा है कि आपको रट गया होगा। क्या है, आओ थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, ये बोला गया कि साल 2022 के अंदर में, यानी जो हमारा पूरा साल निकल गया है अब, इसमें ज़्यादा जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ज़्यादा जजेस का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाया है। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि पिछले पूरे साल के अंदर में सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ में आपको हमारी जो गवर्नमेंट है ये देखने को मिलेगी, इनके बीच में ना रिलेशंस काफ़ी ख़राब रहे, खासकर सुप्रीम कोर्ट में और साथ ही साथ में हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू जी, इनके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट रहे। किस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट रहे? अपॉइंटमेंट को लेकर, क्योंकि हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट को लेकर ये बोलती आई है कि जो अभी जजेस को अपॉइंट करने का प्रोसेस है ना वो सही नहीं है, हमें यहाँ पर एक नए सिस्टम की ज़रूरत है, वो नए सिस्टम से अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी आपको पता होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे होता है, वो होता है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, और उस कॉलेजियम सिस्टम में बेसिकली 5 जजेस होते हैं। एक यहाँ पे होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 यहाँ पर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये 5 जजेस मिलकर क्या करते हैं, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बाकी सारे जजेस को अपॉइंट या उनका ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो बोला गया कि जो ये सिस्टम है ना, इसके अंदर केवल और केवल जजेस ही हैं सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के, तो आपस में ये फेवरेटिज्म दिखा सकते हैं, अपने ही पसंदीदा लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने ही रिलेटिव्स को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी ट्रांसपेरेंसी है नहीं कि आखिरकार जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र किस बेसिस पर किया जा रहा है। इस वजह से सरकार ने डिमांड की थी कि भैया इसको लेकर हमें एक नया सिस्टम चाहिए, और एक नया सिस्टम हम लाने की पहले ही कोशिश कर चुके हैं। आपको पता होगा 2014 में एक काम किया गया था मोदी गवर्नमेंट के थ्रू, NJAC को यहाँ पर लेकर आया गया था। अब ये NJAC क्या है, तो यह है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये बॉडी बनाई गई थी 2014 में। क्यों बनाई गई थी? बनाई इसलिए गई थी कॉलेजियम सिस्टम को मात दिया जा सके, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर केवल 5 जजेस मिलकर जजेस का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जजेस आपस में मिलकर अपने ही फेवरेट लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये इल्ज़ाम यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर लगता है। लेकिन आप देखोगे होता यहाँ पर यह है कि हमारी सरकार 2014 में NJAC को लेकर आती है। उनका कहना यह है कि इस NJAC के अंदर में जजेस के साथ साथ और भी कई सारे मेंबर्स होंगे, हमारे सरकार के, ऑपोजिशन पार्टी के कई सारे मेंबर्स होंगे,
वो सारे मेंबर्स साथ में मिलकर जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है ना। इससे यहाँ पर क्या होगा, कोई फेवरेटिज्म वगैरह नजर नहीं आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को जैसे ये बात पता चलती है तो अगले साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट इस एनजेसी को रद्द भी कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जो भी सरकार कर रही है 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने एक्ट पास किया जिसके बेसिस पर एक नई बॉडी बनाई है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, तो हम इसको रद्द कर रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी के खिलाफ है, कोर्ट के इंडिपेंडेंसी के खिलाफ है, क्योंकि कोर्ट बेसिकली इंडिपेंडेंट है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। बट अगर हम बात करें इस प्रकार से सरकार अपना रोल जमाने लगेगी, सरकार यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर एक नया सिस्टम लेकर आ जाएगी अपॉइंटमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी यहाँ पर हर्ट होती हुई नजर आती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को मेंशन कर चुका है। तो एक डिस्प्यूट यहाँ पे नजर आता है सुप्रीम कोर्ट साथ ही साथ में हमारी सरकार के बीच में। वो डिस्प्यूट क्या है बेसिकली वो मैंने आपको अभी के समय पर बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दिया है। थोड़ा सा हम लोग एनजेसी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन? तो देखो इसका बैकग्राउंड समझते हैं। 16 अक्टूबर 2015 ये तारीख है। 16 अक्टूबर 2015 में क्या होता है, 4-1 से एक मेजोरिटी वर्डिक्ट आता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो 2014 में एक एक्ट बनाया गया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये 2015 में सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये जो एक्ट है ये कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए, उसको मात देने के लिए बनाया गया है। अब इसी के माध्यम से जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉयलेट होती हुई नजर आती है। इस वजह से हम यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। तो ये एनजेसी था क्या, मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा एनजेसी क्या है। इसका काम भी क्या था, जजेस का ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट करने का काम था, ठीक है ना। तो एनजेसी अगर बिल्कुल सही से लागू होता तो कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर देता। तो कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करके एनजेसी बनता, बट यहाँ पे बन नहीं पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इस एनजेसी के अंदर था क्या, वैसे जैसे मैंने आपको बताया ना कॉलेजियम सिस्टम के अंदर केवल और केवल 5 जजेस हैं जो कि आपस में मिलकर अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर कर रहे हैं, वैसा यहाँ पर एनजेसी में नहीं था। ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनता ना, इसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इसके चेयरपर्सन, उसके अलावा 2 और सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी होते, 2 और लोग होते, कई सारे लोग होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं यहाँ पे इसके अंदर में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते, और जो अपोजिशन पार्टी से लोकसभा के अंदर में उसके लीडर भी होते हैं। तो कई सारे लोग को यहाँ पे विमेन को भी रखा गया था ताकि ये सब लोग मिलकर यहाँ पे, यानी कि जैसे कॉलेजियम सिस्टम में 5 जजेस मिलकर आपस में अपॉइंटमेंट या फिर ट्रांसफ़र कर रहे थे, वैसा ना होकर ये सारे लोग आपस में मिलकर अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र करें। तो सरकार का रोल यहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इसको होने ही नहीं देंगे। जो 2014 में ये मांग उठाई गई थी ना एनजेसी बनाने की, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। वही मांग वापस से उठती हुई नजर आ रही है एनजेसी को लेकर कि हमें एनजेसी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है कुछ नहीं पता। इस वजह से हमें कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर एक नई बॉडी लेकर आनी चाहिए। इस प्रकार का डिस्प्यूट दोनों के बीच में देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गई बात। अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यूपीएससी ने साल 2019 में यहाँ पर आप देखोगे एक प्रश्न पूछा था एनजेसी को लेकर ही, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या था, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, लगभग 2 स्टेटमेंट हैं, और इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो 44वां जो अमेंडमेंट है हमारे संविधान के अंदर में, इस अमेंडमेंट के माध्यम से हमने एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया था जो कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस के बारे में बात करता है, यानी कि जो इलेक्शन है प्राइम मिनिस्टर का वो जुडिशियल रिव्यू के परे है, जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड है। ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो ये बोलता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे भारतीय संविधान में 99वां संशोधन किया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, इसको रद्द कर दिया था, और बोला कि कहीं ना कहीं ये जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है उसको यहाँ पे वॉयलेट कर रहा है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। और अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 99 अमेंडमेंट जो ये हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, इसके तहत ही यहाँ पे एनजेसी को बनाने के बारे में चर्चा की गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, और स्ट्रक डाउन करते हुए ये बोला कि ये कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है ना उसका वॉयलेशन करेगा। तो इस वजह से जो स्टेटमेंट सेकंड है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हाँ प्रीलिम्स के अंदर किस प्रकार से एनजेसी के बारे में डायरेक्टली सवाल पूछा गया था। उसके अलावा आप देखोगे मेंस के अंदर भी सवाल पूछा गया है। मेंस में क्या सवाल पूछा गया है, इसको आप अटैम्प्ट भी कर सकते हो। वैसे आज संडे है, चाहो तो इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो वैसे मैं आपको पता है कि संडे में मेंस का क्वेश्चन देता नहीं हूँ, बट आज
कोई क्वेश्चन नहीं है बट नए साल की शुरुआत कर रहे हो तो अटेम्प्ट कर सकते हो इस मेंस के क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्रिटिकली एग्जामिन द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हायर जुडिशरी इन इंडिया। तो 150 शब्दों में आंसर लिखना था। क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को लेकर, जो 2014 का एक्ट था, वो क्या है वो आपको यहाँ पर समझाना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इसको, अगर इस एक्ट के बारे में आपको पता है तो आप बहुत आराम से इस पर्टिकुलर आंसर को हैंडल कर सकते थे, ठीक है ना। बाकी आप आंसर लिखकर जो टेलीग्राम चैनल है दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग वाला, वहाँ पर आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। कई सारे लोग जुड़े पड़े हैं और आप भी जुड़कर वहाँ पे आंसर सेंड करो। और काम ये करना, आंसर सेंड करने के बाद में जो एक दूसरे के आंसर्स उसको रिव्यू करने की कोशिश करना। जब एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करोगे तो काफ़ी सारे फ़ायदे आप दोनों लोगों को ही होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे आज के हमारे न्यूज़पेपर के अंदर जो कि हमने अभी डिस्कस करे हैं। बाकी और कुछ भी नहीं है। आज का हमारा साइंस एंड टेक का पेज भी किसी काम का नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पर उसका डिस्कशन नहीं किया है। बाकी न्यूज़पेपर हमने पूरा निचोड़ लिया है। फटाफट प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेट है जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन के बिल्कुल जस्ट पास में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ पर है वो आप पिक्चर में एक बार गूगल पर सर्च कर सकते हो। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। और एक बार और आप सभी लोग को हैप्पी न्यू ईयर। और मज़े से यार बस खाली मेहनत करते रहो, मन लगा के, और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मेहनत का जैसे ही मैंने पहले ही बोला है कोई ऑल्टरनेटिव, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो लग कर मन लगा कर पढ़ाई करो और अपने सपनों को हासिल करो, और इस साल जो भी आप चाहते हो वो सब आपको मिले। मेरी बस खाली भगवान से यही प्रार्थना रहने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।